नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 70th बीपीएससी पीटी का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है और अब अगला स्टेज 70th बीपीएससी मेंस है, जिसका एक्सपेक्टेड डेट अप्रैल का लास्ट वीक हो सकता है या ±10 डेज भी हो सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग 39th बीपीएससी मेंस से लेकर 69th बीपीएससी मेंस तक के सभी क्वेश्चंस के ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस के रिपीटेड थीम्स एंड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे थीम्स हैं डिस्कस करने के लिए और हम एक एक थीम्स के अंदर जो टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स को एक एक कर देखेंगे। तो पहला है प्रियम्बल में जो इन्होंने आज तक जो पूछ रखा है, टोटल 7 क्वेश्चंस पूछ रखा है इन्होंने। आज तक जो प्रियम्बल में पूछ रखा है वो 7 क्वेश्चंस हैं। और ये इसमें क्या पूछ लेता है कि प्रियम्बल कैसे एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है, अबाउट द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसी एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ कई बार जो प्रियम्बल में दिया गया है, जो इंडियन पॉलिटी या इंडियन स्टेट का जो नेचर है, जो प्रियम्बल में दिया गया है, जैसे सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, एंड रिपब्लिक। ये सारे जितने सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं, जितने सारे प्रियम्बल में जितने सारे डिक्लेरेशंस दी गई है, तो कई बार ये पूछ लेता है कि इन सब का रेलेवेंस क्या है और इन सब से रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न दी गई है, जो सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो इंश्राइंड आर्टिकल्स है, प्रोविजंस हैं, वो भी कई बार हमें पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल को इन्फोर्स करने वाली जो कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, जैसे आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 40, 41, 39A, तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करने के लिए है। उसी तरह सेकुलरिज्म को इन्फोर्स करने वाली जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, जैसे 25 to 28 आर्टिकल सेकुलर प्रिंसिपल्स को, सेकुलर प्रोविज़न को इन्फोर्स करती है। उसी तरह से डेमोक्रेटिक, तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ये जो डेमोक्रेटिक नेचर है इंडियन पॉलिटी, इंडियन स्टेट का, वो किस आर्टिकल में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली 324 to 329, ये 324 से लेकर 329 तक के जो आर्टिकल्स हैं, इसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक कैसे ये शो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो इंडियन पॉलिटी का स्ट्रक्चर है वो रिपब्लिक है। तो इसमें आर्टिकल 53 और 54 ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे आर्टिकल्स के ज़रिए जो सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे जो डिक्लेरेशन है वो कहीं ना कहीं इन्फोर्स हो रही है। तो ये पूछ लेती है बीपीएससी। अब इसके अलावे जो पूछ लेती है वो है ऑब्जेक्टिव। जो प्रियम्बल में दिया गया है वो ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कई बार। तो ऑब्जेक्टिव जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, ये सारे जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं प्रियम्बल में, वो सारा बीपीएससी कभी ना कभी पूछ लेता है।
इसके अलावे जो एक अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके तहत 3 वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये हमें ध्यान देना होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती केस 1973, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रियम्बल के अंदर वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल के अंतर्गत हमें बताना होता है कि कैसे हमारा जो प्रियम्बल है वो इंटरनेशनली इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे फ्रेंच की जो पॉलिटी है, फ्रेंच की जो स्ट्रगल है, वहाँ से कैसे ये इन्फ्लुएंस्ड है, वहाँ से कैसे हमने लिबर्टी को या फ्रेटर्निटी जैसे कॉन्सेप्ट को हमने बोरो किया हुआ है। और इसके अलावा कैसे ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, प्रियम्बल कैसे एक आइडेंटिटी कार्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। तो ये डायमेंशन को भी टच करना है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल के अंतर्गत हम ये भी शो करेंगे कि कैसे पास्ट स्ट्रगल को शो करता है, जो हमारा पास्ट स्ट्रगल रहा है उसको कैसे शो करता है। ये भी एक डायमेंशन हम टच करने की कोशिश करेंगे अपने को आंसर्स में। तो बेसिकली प्रियम्बल में इतना ही था। और आप देख भी सकते हैं कि प्रियम्बल में आज तक उन्होंने क्या क्या पूछ रखा है। ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 69 में पूछ रखा है इन्होंने। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू इन्फोर्स दिस डिक्लेरेशन। कौन सी डिक्लेरेशन? सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 64 में इन्होंने पूछ रखा है। इसके अलावा सेकुलरिज्म पूछ रखा है इन्होंने। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल पूछ रखा है इन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। और इसके अलावा इन्होंने इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्या है इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये पूछ रखा है 43rd बीपीएससी में। फिर इंडिया इज़ अ लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, इस पर कमेंट करने को कहा है 43rd में। और फिर रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फिलॉसफी इंश्राइंड इन द प्रियम्बल, तो ये भी इन्होंने 42nd बीपीएससी में पूछ लिया है। तो अब अगला है हमारा फंडामेंटल राइट। हम अब देखेंगे फंडामेंटल राइट में किस किस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट में किस किस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं अब हम देखने वाले हैं। फंडामेंटल राइट भी बेसिकली फंडामेंटल राइट में भी आपको सारे के सारे आर्टिकल्स पहले तो याद कर लेने होंगे, क्योंकि ये आंसर राइटिंग में भी हमारी मदद करता है। कई बार हम इसे कोट करने पे हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जब हमारा सारे के सारे फंडामेंटल राइट हमारे टिप पे होगा तो हम कहीं ना कहीं हम अच्छे से अपने आंसर को कोट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि कौन कौन से डायमेंशंस हमें इसमें टच करना होता है फंडामेंटल राइट में। तो फंडामेंटल राइट में आज तक 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिकली, और सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स को हमें याद करना होगा। इसके अलावा बीपीएससी कई बार रिजर्वेशंस पे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। रिजर्वेशन पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। 69 में ही इन्होंने ईडब्ल्यूएस पे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कौन सा अमेंडमेंट से लाया गया है? 103rd अमेंडमेंट एक्ट। और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को इंसर्ट किया गया था और 16 क्लॉज 6 को इंसर्ट किया गया था। तो ये रिजर्वेशंस का कोई भी टॉपिक हो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 14, फिर आर्टिकल 15 एंड 16 में क्या डिफरेंसेस है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 19, 21, 32,
ये सारे आर्टिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें भी जो और जो बेहद अहम आर्टिकल है वो है, क्योंकि टाइम टू टाइम जुडिशरी अलग अलग इंटरप्रिटेशन के जरिए इसका स्कोप को बढ़ाता जा रहा है। जैसे जुडिशल इंटरप्रिटेशन के द्वारा जुडिशरी ने ये इंटरप्रेट किया है कि राइट टू शेल्टर, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये सारे जो है वो राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही आता है। इसलिए ये भी आर्टिकल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे हमें अच्छे से करना होगा। इन सब के अलावे जो एक डायमेंशंस को टच करना है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, वो है कि इसे इन्फोर्स करने में, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है एंड इसका वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो ये भी हमें प्रिपेयर करना होगा। और ये सारे डायमेंशंस जितने भी हैं वो बीपीएससी ने पूछ रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स, इन्होंने रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस पूछ रखा है 69th बीपीएससी में। फिर उन्होंने पूछ रखा है कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट्स बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड। क्या आप इससे एग्री करते हैं? तो इसमें इसके फेवर में भी और इसके अगेंस्ट में भी आपको आंसर करना होगा, एक बैलेंस्ड आंसर देना होगा। और इसके बाद इन्होंने आर्टिकल 21 किस तरह से एक्सपैंड करा है राइट टू लाइफ, स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ के बारे में, तो इसके बारे में भी इन्होंने पूछ रखा है 56 से 59 बीपीएससी में। अब इसके बाद इशू ऑफ रिजर्वेशन, कैसे ये लिंक्ड है वोट बैंक पॉलिटिक्स से, कैसे ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से लिंक्ड है, इसे भी बताना पड़ेगा। और व्हाट डू यू सजेस्ट मेथड अदर देन रिजर्वेशन फॉर प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस टू डिप्रेस्ड क्लास, इसमें ये भी एक डायमेंशंस को ऐड किया गया है। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 से इसको हटाकर अलग पार्ट में जोड़ दिया गया, तो इसे भी एक बार देखना पड़ेगा। अब आती है इसके आगे जो टॉपिक है वो है डीपीएसपी। तो हम देखते हैं कि डीपीएसपी में किस किस तरह के डायमेंशंस को टच करना होगा अपने आंसर्स में। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये दोनों के जितने सारे आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स हमें अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि हम कोई भी आंसर लिखते हैं तो डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं और जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही कामगर साबित होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि डीपीएसपी में जो बीपीएससी पूछता है ज़्यादातर, वो ये पूछता है कि इंडिया के लेवल पे और बिहार के लेवल पे कौन कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं जो अभी तक विभिन्न योजनाओं और जो स्कीम्स हैं जो स्टेट लेवल पे और इंडिया लेवल पे लाया गया है उसके थ्रू से इम्प्लीमेंट की गई है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो आर्टिकल 14 जो है वो इंडिया के लेवल पे भी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए और बिहार के लेवल पे भी इसे इन्फोर्स किया गया है। फिर हम देखते हैं बिहार के लेवल पे तो आर्टिकल 38 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, ये तो करना ही करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो आर्टिकल 38 के अंदर हम कोट कर सकते हैं। फिर आती है आर्टिकल 39, इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं मुख्यमंत्री किसान राहत योजना, ये जो सोशल जस्टिस का बात करता है, तो हम इस आर्टिकल के तहत इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। फिर कई बार डीपीएसपी के अंदर पूछ लेता है बीपीएससी कि ये कैसे चार्टर है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का। तो इस डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए भी हमें आंसर्स को तैयार करना होगा। और इसके अलावे फिर जो पूछता है बीपीएससी डीपीएसपी में वो है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी। ये जो डिबेट है
ये चलता ही रहता है कहीं ना कहीं, और इसके बारे में बीपीएससी ने काफ़ी बार पूछा भी हुआ है और ये बहुत ही हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकता है। इससे रिलेटेड जितने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस को दिखाऊं आपको, तो डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट मेयर पायस डिक्लेरेशन बट क्लियर डायरेक्शंस फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी, कमेंट एंड शो हाउ फार दे हैव बीन अप्लाइड इन प्रैक्टिस। ये दिखाना है कि किस किस आर्टिकल को अभी तक अप्लाई किया गया है, उसके तहत क्या सारी योजनाएं लाई गई है, स्कीम्स लाई गई है। और इसके आगे है पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज अ चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब देख सकते हैं चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री इन द कंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। और उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है 53rd 55th बीपीएससी में, हाउ वेयर दीज इम्प्लीमेंटेड इन बिहार आफ्टर 1950, discuss the directive principles of a state policy enshrined in the Indian Constitution and state their importance। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, और किन किन आर्टिकल्स में इंश्राइंड है ये बताना है। तो इसके बाद जो है वो हमारा टॉपिक से प्रेसिडेंट, देख सकते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में भी ज़्यादातर जो बीपीएससी में आज तक जो इन्होंने पूछा हुआ है वो है कि इसका जो इलेक्टोरल प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, इसके प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सारा ज़्यादातर बीपीएससी ने पूछ रखा है। और इसके अलावे जो बीपीएससी ने पूछ रखा है, पहला तो हो गया इसका, अब आज तक बीपीएससी ने इस पर 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बेसिकली, और जो इम्पॉर्टेंट है वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, फिर रोल क्या है प्रेसिडेंट का, रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा जो ये पूछ लेता है वो पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स एंड फंक्शंस। इसके अंदर क्या क्या आता है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, और क्या आता है इसके अंदर, इमरजेंसी पावर के अलावे फिर जुडिशियल पावर। ये सारे पावर कहीं ना कहीं हमें तैयार करना होगा, जब भी प्रेसिडेंट पे क्वेश्चंस आता है तो ये रेलेवेंट होता है। इसके अलावे अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट पे और क्या पूछ लेता है ये, और हाँ यहाँ पे एक वीटो पावर। इसके अलावे देखें तो प्रेसिडेंट का काफ़ी बार ये डिबेट चलता भी रहता है, प्रेसिडेंट एज अ रबर स्टैम्प। क्या आप इससे सहमत हैं, प्रेसिडेंट एज अ रबर स्टैम्प? इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में हमें बताना पड़ेगा कि क्या प्रेसिडेंट एक रबर स्टैम्प है या रियल में भी इनके अंदर कोई पावर है। तो हमें वेरियस एग्जांपल्स देना होगा, उसके थ्रू हमें सब्सटेंशिएट करना होगा कि रबर स्टैम्प अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बैलेंस्ड आंसर करना होगा हमें। कई मामले में प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं भी होती है और कई मामले में इनके पास एक पावर है, और ये एक क्राइसिस मैनेजर होते हैं इंडियन पॉलिटी में। तो ये हो गया प्रेसिडेंट। अगर हम देखें प्रेसिडेंट पे जो क्वेश्चंस हैं वो आगे क्या क्या इन्होंने पूछ रखा है, तो प्रेसिडेंट देख सकते हैं आप, रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली who has all the authorities, however he cannot do anything effective if the naughty young members of family do not listen him। ये 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है। फिर इसके आगे अगर आप देखेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन जुलाई 2007, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ये सारे डायमेंशंस को टच करके आप एक हॉलिस्टिक आंसर तैयार कर सकते हैं। इसके आगे के जो टॉपिक है वो है गवर्नर। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों मोर और लेस सेम डायमेंशंस पे आंसर बनाई जा सकती है। गवर्नर में भी आप इसके जो पावर एंड फंक्शंस हैं
इसके जो पावर एंड फंक्शंस हैं वो अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। गवर्नर के अंतर्गत भी कौन कौन से पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, ये जितने भी तरह के डायमेंशंस है उसको टच करना होगा। और इसके अलावे गवर्नर कैसे एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, गवर्नर कैसे पॉइंट ऑफ कंटेंशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कैसे गवर्नर जो है सेंटर और स्टेट के रिलेशन को इफेक्ट करता है। कई बार क्वेश्चंस ये भी पूछ लेता है बीपीएससी कि क्या ये सेंट्रल एजेंट है, क्या गवर्नर एक सेंट्रल एजेंट है या नहीं। तो और स्पेसिफिकली अगर पूछ दे कि बिहार के एस्पेक्ट में बताओ, बिहार के रिस्पेक्ट में बताओ, तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या गवर्नर कोई डिस्क्रिशनरी पावर होल्ड करता है या नहीं, क्या ये एक सेंट्रल एजेंट है जो कि सेंटर के इशारे पे सिर्फ काम करता है। तो ये सारे डायमेंशंस को टच करके हमें एक हॉलिस्टिक आंसर तैयार करना होगा। इसके अंतर्गत जो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का वो भी हमें तैयार करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि गवर्नर में क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया है। गवर्नर के अंतर्गत देख सकते हैं 64th बीपीएससी में रोल ऑफ गवर्नर पूछ लिया है इन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन बिहार। तो जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो एक बिहार का डायमेंशंस को टच करना ही पड़ेगा। इज ही अ मेयर पपेट, इसके अगेंस्ट और इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में भी आप एक बैलेंस्ड आंसर लिख सकते हैं। फिर पावर एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ गवर्नर क्या है इन बिहार पॉलिटिक्स, तो बिहार के डायमेंशंस को तो आपको टच करना ही होगा। डिस्कस द पावर ऑफ द गवर्नर एंड एक्सप्लेन हिज रोल विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन बिहार। आप देख सकते हैं एग्जामिन द स्टेटस एंड पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये 39 में पूछा गया है। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या सारे डायमेंशंस को कवर किया जाता है, तो अब हम देखेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो अभी तक बीपीएससी ने पूछा हुआ है वो 5 क्वेश्चंस पूछा हुआ है। और इसमें बीपीएससी पूछ लेता है कि बताओ कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा एंड राज्यसभा की जो कंपोजिशंस एंड पावर्स हैं, क्या पावर्स है क्या कंपोजिशन है, इसके बारे में पूछ लेता है। फिर एक जो बहुत बड़ा डिबेट है कि इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन है या नहीं, सॉवरेन है या नॉन सॉवरेन। इस पे बीपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछ रखा है, तो हमें इस पे एक सॉर्टेड आंसर तैयार करना पड़ेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। क्या इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन है या नॉन सॉवरेन है। तो हम कह सकते हैं कई सारे एस्पेक्ट में इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन है, कई सारे एस्पेक्ट में इंडियन पार्लियामेंट नॉन सॉवरेन है। तो इसे सब्सटैंशिएट भी करना पड़ेगा अलग अलग रिलेवेंट एग्जाम्पल से। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा जो ये पूछ लेता है कई बार कि कंपैरिजन करो ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं कंपैरिजन के, वो भी कई बार बीपीएससी मेंस में पूछ लिया जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कैसे ये एक नेशनल इंटीग्रेशन का फोरम के रूप में काम करता है और इसे हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बीपीएससी काफ़ी बार ये भी पूछता है कि ये कैसे एक सेकेंडरी चैम्बर है, राज्यसभा क्या एक सेकेंडरी चैम्बर है, क्या एक सेकेंडरी चैम्बर है या रियल में कोई स्टेटस है इसकी या कोई पोजीशन है इनकी। तो ये भी हमें बताना पड़ेगा। इसमें येस भी आंसर होगा, नो भी आंसर होगा, फेवर में और इसके अगेंस्ट में, और हमें पॉइंट देकर इसे सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट करेंगे आप। तो इसमें बहुत सारी कमेटी और बहुत सारे जो रिपोर्ट है उसको कोट करना होगा। आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आज तक पूछ रखा है इन्होंने।
पार्लियामेंट, कंपोजिशन ऑफ पावर ऑफ द राज्यसभा, रोल एज द सेकेंड चैम्बर, आइडेंटिफाई इट्स रोल एज द सेकेंड चैम्बर, किसका? राज्यसभा का, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन लेजिस्लेचर, इन्होंने भर भर के पूछा हुआ है क्वेश्चन इस पे। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फॉरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कैसे ये एक इफेक्टिव फॉरम है, इन्होंने पूछ रखा है। अब इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट इज नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवेल्युएट करना है, 65th में इन्होंने पूछ रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है इन्होंने, एक बार एक हॉलिस्टिक आंसर तैयार कर लेने पे ये काफ़ी प्रोबेबल है कि ये फिर से रिपीट करे बीपीएससी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो 7th नंबर में है वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी के अंतर्गत बेसिकली 2-3 डायमेंशन है जो बहुत ही रिपीटेड वे में पूछते हैं बीपीएससी मेंस में। वो क्या है? वो है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सारे जो टॉपिक्स हैं जुडिशरी के अंतर्गत वो बहुत ही बारी पूछा गया है जुडिशरी के अंतर्गत। जुडिशरी में जो सबसे मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक है वो है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। इन्होंने कई बार जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चंस पूछ रखा है, और इसी के संदर्भ में आप जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल ओवररीच ओवररीच पे भी एक आंसर तैयार कर सकते हैं, क्या पता फ्यूचर में पूछ ले। और जुडिशियल एक्टिविज्म के फेवर में और इसके अगेंस्ट में इन्होंने क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में आप अपना तर्क दीजिए। ये भी इन्होंने पूछा हुआ है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे डबल एज्ड वेपन है, कैसे ये डबल एज्ड वेपन है, प्रॉफिट भी है इसमें और इसमें घाटा भी है, कैसे कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन होता है, ये भी हमें काफ़ी बारी पूछ लिया जाता है। और जुडिशियल रिव्यू का कुछ एग्जाम्पल भी देना होगा, रिसेंट एग्जाम्पल, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स जो स्ट्रक डाउन कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो और भी बहुत सारे जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसे कोट करके बताना पड़ेगा कि जुडिशियल रिव्यू कई बार हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी साबित होता है। अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं जुडिशरी पे, सॉरी ये सारा जो डायमेंशन था वो जुडिशरी का था। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं जुडिशरी पे क्वेश्चन सारे, तो आप देख सकते हैं क्या इन्होंने पूछ रखा है जुडिशरी पे। जुडिशियल रिव्यू 68th में इन्होंने पूछ रखा है जुडिशियल रिव्यू, 56, 59 में इन्होंने पूछ रखा है जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा अगर देखा जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म इन्होंने 67 में पूछ रखा है। और इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म फिर से 64th में इन्होंने पूछ रखा है, इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, यहाँ पे पॉइंट देना था। फिर उन्होंने कमेंट करने को कहा है जुडिशियल एक्टिविज्म पे, आप देख सकते हैं 45th में। और इसके अलावा फिर जुडिशियल एक्शन इज डबल एज्ड वेपन, आप देख सकते हैं डबल एज्ड वेपन। और अब जो आज के वीडियो का इस पार्ट का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्शन। तो हम देखेंगे कि इलेक्शन में बीपीएससी ने आज तक क्या क्या पूछा हुआ है और क्या क्या प्रोबेबल टॉपिक हो सकता है। तो इलेक्शन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी है इलेक्शन के अंतर्गत वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो तैयार करना ही करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको तैयार करना ही करना है। इसके अलावे इसके पावर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं,
कैसे ये एक रोल प्ले करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। कई बार बीपीएससी ये भी पूछ लेता है कि प्री टीएन सेशन एरा एंड पोस्ट टीएन सेशन एरा, दोनों, और ये पूछ रखा है बीपीएससी ने। प्री टीएन सेशन इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, तो 1990 टीएन सेशन जब अपॉइंट हुए थे 1990 में, उससे पहले और 1996 जब टीएन सेशन इलेक्शन कमीशन के जो हेड थे वो नहीं रहे, उसके बाद 1996 में जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन जो हेड है वहाँ से उन्होंने जब वो रिटायर किया, तो फिर उसके बाद जो इलेक्शंस थे बिहार में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स था, वो क्या था, दोनों में क्या अंतर था। प्री टीएन सेशन एरा जब वो नहीं थे 1990 से पहले, उसके पहले बिहार में जो इलेक्शन का प्रोसेस था, और उसके बाद 1996 के बाद इलेक्शन का जो प्रोसेस था, उसके बाद में दोनों में क्या अंतर देखा गया, ये कई बारी बीपीएससी ने पूछ रखा है। फिर इसके अलावे इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड के बारे में भी पूछ रखा है इन्होंने। इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम लोग वोटर आईडी कार्ड भी कहते हैं, तो इस पे भी आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। फिर इलेक्शन जो है कैसे एक हार्ट बीट है डेमोक्रेसी का। अगर ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो या बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो, दोनों ही केस में ज़्यादातर चांस है कि कोलैप्स कर सकती है, जो हमारा डेमोक्रेसी वो कोलैप्स कर सकती है। कैसे, तो इन्होंने इस पे भी, इस डायमेंशन पे भी क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। फिर इलेक्शन कैंपेन एंड इम्पॉर्टेंट मैथड विद रिस्पेक्ट टू बिहार, क्या क्या इम्पॉर्टेंट मैथड है इलेक्शन कैंपेनिंग का विद रिस्पेक्ट टू बिहार, इन्होंने पूछ रखा है। फिर इलेक्टोरल प्रोसेस इन बिहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, इलेक्टोरल प्रोसेस इन बिहार। इलेक्टोरल प्रोसेस इन बिहार, क्योंकि 2025 में जो इलेक्शन है उस कॉन्टेक्स्ट में ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ऑलरेडी इस पे क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करेंगे। फिर इन्होंने और भी पूछ रखा है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कैसे जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरा जो ढांचा है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में कैसे अपना रोल प्ले करती है। तो आप देखेंगे इलेक्शन के अंतर्गत टोटल 8 क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियरली इन्होंने पूछ रखा है, इनके रोल के बारे में इन्होंने पूछ रखा है, कंडक्टिंग इलेक्शंस, और फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन प्री सेशन टीएन सेशन की बात कर रहे हैं ये, एंड पोस्ट सेशन एरा इन बिहार, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 63rd में इन्होंने पूछ रखा है। पावर एंड वर्किंग ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगेन सेम थिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं एडवांस में। उसके बाद इन्होंने फिर हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी, ये इन्होंने दे रखा है कि इलेक्शंस आर लाइक द हार्ट बीट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और अगर ये ज़्यादा फास्ट हो या इरेगुलर हो तो डेमोक्रेसी कोलैप्स भी कर सकती है। 47 में पूछ रखा है। फिर इलेक्शन कैंपेन, इसके जो इम्पोर्टेंट मैथड हैं ये इन्होंने पूछ रखा है। फिर इन्होंने रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी पूछ रखा है इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से इन्होंने 45 में पूछ रखा है। इलेक्टोरल प्रोसेस इन बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्ज़ाम, क्योंकि अभी 2025 में एग्ज़ाम भी है, 2025 में जो बीपीएससी का 70th मेंस होने वाला है, और साथ में इलेक्शन ईयर भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट से। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ये पहला पार्ट था पॉलिटी सेक्शन का GS2 के अंतर्गत। इसके बाद और भी 2 पार्ट में हम वीडियो को लेकर के आएंगे,
और इसमें दिए गए सारे जितने भी टॉपिक्स हैं एंड थीम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे के सारे जितनी सारी दी हुई है इमरजेंसी प्रोविजंस, फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, रीजनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये सारे के सारे ये कंप्लीट PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं।